Hello class, here Ujjwal sir. Welcome you all at the channel New Educator. आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं बच्चों कक्षा 9th को लेकर के। ठीक है बच्चों, यह आपका रसायन का भाग है। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। चैप्टर नंबर 3 बच्चों, चैप्टर नंबर 3 को लेके आए हैं हम लोग, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, ठीक है, जिसको हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल, ओके बच्चों। इस चैप्टर का जो 3rd चैप्टर है, इसको हम लोग कहते हैं परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर का पूरा भाग परमाणु एवं अणु से भरा हुआ है। ठीक है, यह चैप्टर आपको परमाणु और अणु के बारे में बच्चों अच्छी जानकारी देने वाली है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियोस, मेरी मेहनत कैसी लगी। बच्चों एक एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रहे हैं, सच्ची विश्वास कीजिए, मुझे बहुत मेहनत लग रहे हैं। ठीक है ना, तो मुझे बताइएगा कि ये जो है ना आपको वीडियोस कैसा लगा। चले देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, 3.1 जो पढ़ना है बच्चों, वह पढ़ना है आपको क्या कि सबसे पहले तो भूमिका पढ़नी है। ठीक है ना, थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं आपको, कह रहे हैं हम तो। ठीक है ना, मतलब इसको 3rd कह सकते हैं। तीसरे चैप्टर में जो है ना बच्चों, सबसे पहले क्या पढ़नी है आपको, भूमिका पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। कुछ अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ओके, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों उसमें पहला टॉपिक पढ़ना है आपको रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, ये एक बड़ी टॉपिक है बच्चों। दूसरी बड़ी टॉपिक है बच्चों, आपको पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, ये एक बड़ी टॉपिक है जो कि आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो तीसरी टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं आप, अणु क्या है। ठीक है, परमाणु के बाद आप पढ़ेंगे कि अणु क्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों 3.4 टॉपिक जो है आपका, वो है बच्चों रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक है ना, रासायनिक सूत्र लिखना। अच्छे से गहराई से ध्यान से जो ना आप इस वीडियोस को देखिएगा, मुझे लगता है कि पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 5वीं टॉपिक जो है आपकी, वह है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से ये आपको 5 टॉपिक पढ़नी है। कितनी टॉपिक पढ़नी है, 5 टॉपिक पढ़नी है। ये बड़े बड़े टॉपिक है। अब इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक आएंगे बच्चों। जो मुख्य टॉपिक है हमारा, वो आप कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक बड़ी सी टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक संयोजन का नियम। दूसरी बड़ी टॉपिक है बच्चों परमाणु क्या होता है। दूसरा आपको पता चलेगा कि अणु क्या होता है। नेक्स्ट आपको चौथा पता चलेगा पॉइंट्स में कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। और उसके बाद बच्चों 5वें में पता चलेगा कि आप आणविक द्रव्यमान, मतलब किसी अणु के द्रव्यमान हम लोग कैसे बताते हैं, और मोल क्या होता है। ये काफी अच्छी बातें हैं बच्चों। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ यहां रह पाएंगे, जुड़े रह पाएंगे, और आपको यहां पर जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको मिल पाएगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों मिटा दिया जाए सबको। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, भूमिका। इंट्रोडक्शन देखते हैं कुछ इस चैप्टर का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या मिलेगा बाबू आपको, कि आखिरकार यह चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या जो है ना, कैसे कैसे जो है ना इस टॉपिक का शुभारंभ हुआ था। तो यह बात हम लोग देखने वाले। ठीक है, एकदम शांत से जो है ना इस वीडियो को है ना
देखने के लिए बैठ जाना बच्चों, ठीक है ना। और पूरी जब तक एक ही बार में पूरी वीडियोस को देखना, एक बार ही मत उठना, ठीक है ना। चलिए आ जाओ बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, भूमिका। ओके, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिएगा, इंट्रोडक्शन में मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही पूरा का पूरा देख लीजिए और एक बार में आपको मुझे लगता है याद हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, इसमें यह है कि सबसे पहले, अब क्योंकि परमाणु और अणु है तो बच्चों जो सबसे पहली जो शब्द है, जो पहला टॉपिक है जो मुझे समझना जरूरी है वो है परमाणु, है ना। तो सबसे पहले बच्चों परमाणु का नाम किसने लिया, है ना, परमाणु को किसने जो है ना नाम दिया। तो बच्चों एक भारतीय दार्शनिक थे। कौन थे, भारतीय दार्शनिक, ठीक है बच्चों। बच्चों दार्शनिक किसको कहते हैं, भारतीय का मतलब भारत के थे और दार्शनिक का मतलब होता है बच्चों, ठीक है ना, अपनी सोच एवं, ठीक है, अपनी सोच एवं, ठीक है, और ज्ञान को व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना बच्चों, जो अपनी ज्ञान को या सोच को, कि वो क्या सोचता है इस टॉपिक के बारे में, वो सोच जो भी कोई व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। दैट मीन्स नहीं कोई वो जो है ना एक इंजीनियर होता है बच्चों, नहीं कोई वो जो है ना डॉक्टर होता है, नहीं कोई वो साइंटिस्ट होता है, बल्कि वो एक अपना जो है ना अपनी सोच से एक दुनिया में एक अलग पहचान बना लेता है और फिर वो जो भी कहता है तो हम लोग उनकी बातों को मानने लगते हैं। समझ में आ रही है ना बातें। तो ये भारतीय दार्शनिक थे एक बच्चों, जिसका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है ना, महर्षि कणाद, ठीक है बच्चों, महर्षि कणाद, ठीक है ना, महर्षि कणाद। और कहीं कहीं आप इसको कणाद भी लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इन्होंने सबसे पहले कहा, क्या कहा कि द्रव्यों को, ठीक है ना बच्चों, किसको, द्रव्य, मेटर, पदार्थ, द्रव्यों को मतलब पदार्थों को, ठीक है ना बच्चों, किसको, पदार्थों को अगर आप टुकड़ा करते जाते हैं, अगर आप टुकड़ा करते जाते हैं, ठीक है ना, टुकड़ा करते जाते हैं, ठीक है, टुकड़ा करते जाते हैं, तब अंत में एक ऐसा, ठीक है, अंत में एक ऐसा, ठीक है, भाग बच जाता है, ठीक है, उस पदार्थ का अंत में एक ऐसा भाग बच जाता है जिसका और अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसका और अधिक, ठीक है, टुकड़ा या फिर कहे तो विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। उसे ही क्या कहा गया, उसे ही परमाणु कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, परमाणु कहा गया। सबसे पहले यही व्यक्ति आकर के परमाणु के बारे में कहा था और ये बच्चों कहा गया था कब, 500 ईसा पूर्व। कब कहा गया था, 500 ईसा पूर्व कहा गया था, ठीक है ना। ये आप तिथि याद रख सकते हैं ना, 500 ईसा पूर्व ऐसी अवधारणा आई थी कि भैया जो हमारे पास कोई पदार्थ होते हैं उसका जब हम लोग बंटवारा करना शुरू करेंगे तो अंत में एक ऐसा भाग बच जाएगा जिसका हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास ये पेन है ना, इसको आपने तोड़ा तो ये आधा हो गया, फिर आधे वाले को फिर से तोड़ा, फिर उसका आधा हो गया, फिर तोड़ा, फिर से थोड़ा सा और छोटा सा मिल गया, उस छोटे को टुकड़ा तो बिल्कुल कण कण में मिल गया, बालू की तरह मिल गया आपको। अब बालू वाले कण को क्या आप पकड़ के तोड़ सकते हो, नहीं ना। क्या आप किसी, है ना, जगह पर रख कर क्या हथौड़े से तोड़ सकते हो बालू के कण को, नहीं ना। वही बालू के कण से भी छोटा प्राप्त हुआ जिसका और टुकड़ा नहीं कर पाए, वही बच्चों क्या कहलाया, परमाणु कहलाया। ऐसा ये बात किसने कहा था, महर्षि कणाद ने कहा था। ये तो अभी बात पहली बच्चों, ये पहली बार स्टार्ट ही हुई थी ये बातें करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद बच्चों इनकी बातों को जो है ना मान करके इनके सपोर्ट में एक और व्यक्ति आ गए, वो भी भारतीय दार्शनिक ही थे बच्चों, ठीक है ना, वो भी भारतीय दार्शनिक ही थे, ठीक है ना।
भारतीय दार्शनिक ही थे वो भी, ठीक है, वो भी भारतीय दार्शनिक थे, जिसका नाम था, आपको पता होगा, पकुधा कात्यायान, ठीक है ना, पकुधा कात्यायान, है ना बच्चों, कात्यायान, ओके, पकुधा कात्यायान, ये भी भारतीय दार्शनिक थे, ये भी इनके बातों के सपोर्ट में आ गए कि हाँ भाई जो है ना, कोई द्रव्य है ना, उस द्रव्य को जब हम लोग टुकड़ा करते जाएंगे तो अंत में एक ऐसा कण मिलेगा जिसका हम लोग बिल्कुल टुकड़ा नहीं कर पाएंगे ना, उस कण को हम लोग परमाणु कहेंगे, ऐसा ये भी इसके सपोर्ट में आ गए। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं बच्चों और फिर मैं और आगे ले चलता हूं आपको थोड़ा सा। आप देख रहे हैं भूमिका में इंट्रोडक्शन में आपको क्या मिल रहा है, या आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप तक जो भी मैंने बताया वो आप समझ पाएंगे। नहीं समझ पाए हैं दोबारा से वीडियो को आप यहीं से चलाइए और दोबारा समझिए, ठीक है। अगर बच्चों मेरे इस वीडियो के द्वारा भी आप समझ नहीं पाए तो आपको कोई नहीं समझा सकता इस चैप्टर को, ठीक है बच्चों। मैं बहुत ही सिंपल भाषाओं में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, ठीक है, आपकी हेल्प करने का, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा, बस मेरी बातों पर ध्यान लगाए रहिएगा, याद हो जाएगा आपको बिल्कुल चैप्टर, ठीक है ना। अब आ जाइए बच्चों, इसके बाद बच्चों क्या कि ग्रीक के दार्शनिक आ गए। किसके दार्शनिक? ग्रीक दार्शनिक, है ना, बिल्कुल ग्रीक देश के बच्चों जो है ना दार्शनिक आ गए, और उन्होंने, और वो दो दार्शनिक थे बच्चों, ठीक है, डेमोक्रिटस, ठीक है ना, डेमोक्रिटस, ठीक है, एवं ल्यूसिपस, एवं जो दूसरा व्यक्ति था बच्चों वो कौन था? लियूसिपस, ठीक है ना, लियूसिपस। इस दोनों ने बच्चों क्या कहा कि हाँ भाई बिल्कुल, क्या कि बच्चों, ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम कण किसका? पदार्थ का या फिर द्रव्य का, ठीक है ना, पदार्थ या द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये भी यही बात कह रहा था कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कि भाई कोई पदार्थ है ना, उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो सबसे छोटे कण है, उनको हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक है। ये भी भैया भाई साहब हम लोग के पक्ष में आ चुके थे, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत था, सब सही चल रहा था, मस्त चल रहा था, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब उसके बाद बच्चों हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे अब बच्चों कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अब आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो खत्म हो गया, यही पूरी इंट्रोडक्शन की बात थी, ठीक है, यही पूरी क्या थी बच्चों? इंट्रोडक्शन की पार्ट थी, ठीक है। इसी बीच में भाई साहब कौन पहुंच गए? डाल्टन साहब पहुंच गए, ठीक है ना, डाल्टन साहब पहुंच गए, और ये भी इन बातों को जो है ना एग्री करेंगे, और इन बातों को जो है वो भी मानेंगे कि नहीं भाई ये जो कुछ भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो वो हम लोग डाल्टन के बातों को, डाल्टन एक जो भी उन्होंने कथन कहा था वो सिद्धांत के रूप में कहा था, तो वो हम लोग थोड़े से आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। यहां तक आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कितने लोग आ गए अब तक? महर्षि कणाद आ गए, दूसरा पकुधा कात्यायान आ गए, ठीक है बच्चों, और तीसरे और चौथे लोग डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस आ गए। भाई ग्रीक दार्शनिक थे ये हमारे, उन्होंने भी कहा कि हमने वो है ना किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? परमाणु कहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बच्चों इस भूमिका से आगे बढ़ते हुए हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? इस चैप्टर के पहले बड़े टॉपिक पर, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है। इसमें हम लोग बच्चों क्या है, हमारा सबसे पहला टॉपिक पहुंच रहे हैं जो कि है हमारा रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम, ओके, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम में बच्चों क्या था, और इससे क्या अवधारणा दी गई? तो इसमें कहा गया बच्चों क्या कि जो परमाणु है, ठीक है ना बच्चों, परमाणु परस्पर, ठीक है, परमाणु परस्पर,
ठीक है, परस्पर संयोग करके, परस्पर संयोग करके, जुड़ करके, संयोग करके, ठीक है ना, परमाणु परस्पर संयोग करके किसका निर्माण करते हैं बच्चों? यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, ये ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी तत्व का परमाणु, किसी तत्व का, ठीक है, परमाणु। बच्चों ऐसे भी कह सकते हैं विभिन्न तत्व के परमाणु, विभिन्न तत्व के परमाणु, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। क्या? कि विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। बस ये समझ जाओ, फाइनल फाइनल वाली बात। क्या? कि विभिन्न तत्व होते हैं बच्चों। कौन से तत्व? विभिन्न तत्व। किसी एक तत्व का परमाणु आया, फिर दूसरे तत्व के परमाणु आए, दोनों मिल गया, यौगिक का निर्माण कर दिया। समझ में आई बात? पक्का आ गई? चलो आगे बढ़ो। तो बच्चों विभिन्न तत्वों के परमाणु, समझ में आई? जो बात है वो क्या है? एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व का परमाणु, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे ही बोल सकते हैं आप, एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया तत्वों से यौगिक का निर्माण होता है। तत्वों से किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों यह करते हैं, अब इसी बात को रासायनिक संयोजन का जो नियम है बच्चों, उसके लिए रासायनिक संयोजन का जो नियम है बच्चों, वो दो प्रकार का जो है ना, दो प्रकार का बताया गया, ठीक है। कितने प्रकार का बताया गया? रासायनिक संयोजन, ठीक है ना। रासायनिक संयोजन का जो नियम है बातों बच्चों, वह कहे तो दो बातों पे जो है ना निर्भर करती थी, ठीक है, दो बातों पर निर्भर करती थी। प्रकार न लिख करके हम लोग ये कहेंगे ना कि दो बातों पर निर्भर करती है। जो हमारा रासायनिक संयोजन का नियम है ये बच्चों क्या कि दो बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। बिल्कुल प्रकार लिखना गलत था बच्चों, बिल्कुल गलत है, प्रकार नहीं उसके। हम कहेंगे जो रासायनिक संयोजन, जो हमारा संयोजन का जो नियम है बच्चों, और रासायनिक संयोजन के नियम जो दो बातों पर निर्भर करती है। रासायनिक संयोजन का नियम दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है बच्चों क्या, ठीक है, क्या जो रासायनिक संयोजन के नियम है बच्चों वो दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। रासायनिक संयोजन जो है ना वो दो बातों पर निर्भर करती है भैया, ठीक है ना। वो पहला क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना, संरक्षण का नियम, ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा जो है बच्चों वो क्या है? वो है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। इस तरह से बच्चों ये रासायनिक संयोजन के नियम में जो है वो कितने नियम शामिल थे? ये दो नियम शामिल थे, ठीक है ना। ये दो बातों पर बिल्कुल रासायनिक संयोजन का नियम टिका हुआ था। किसके बातों पर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर और स्थिर अनुपात के नियम पर, ठीक है ना। बच्चों ये जो दो भागों में जो इस नियम को उसने वर्गीकृत कर दिया, इस नियम को दो बातों पर जो निर्भर कर दिया, वो किसने किया? तो बच्चों एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, वैज्ञानिक भाई साहब आया इस बार दार्शनिक नहीं आया बच्चों, वैज्ञानिक भाई साहब आए, ठीक है ना। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? आप सबको पता होगा, ठीक है ना, आंतवा, ठीक है ना, आंतवा, ठीक है, एल, ठीक है ना, लवाइजिए, ठीक है बच्चों। इसी का साथ देने के लिए और आए एक, कौन आए? जोसेफ, ठीक है ना बच्चों, जोसेफ एल प्रॉस्ट, ठीक है, जोसेफ एल प्रॉस्ट। ये दो वैज्ञानिक आए बच्चों, और इस दो वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन के जो नियम है बच्चों, ये दो भाग में बांट दिया, ठीक है ना, दो बातों पर निर्भर कर दिया, ठीक है ना। कहा कि भैया जो रासायनिक संयोजन का नियम है ना ये इन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। वो क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। वैज्ञानिक जो है बच्चों वो कौन कौन से थे? आंतवा एल लवाइजिए और जोसेफ एल प्रॉस्ट। ये दोनों भाई साहब आए और ये दो नियम जो हैं
वो आकर के लगा दी कि भाई अगर रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो इन दो बातों पर निर्भर करती है, दो नियम शामिल होंगे तभी रासायनिक संयोजन का नियम जो है बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए पहले टॉपिक को देखते हैं, पहले टॉपिक को देखते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, क्या पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना बच्चों, क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है? ठीक है कि बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान बच्चों संरक्षित रहता है, परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है, संरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, ओके, संरक्षित रहता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं आप कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, इसको पूरा लिख रहा हूं मैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करने वाले, संयोग का मतलब जुड़ने वाले, है ना, संयोग करने वाले तत्व या फिर तत्वों का द्रव्यमान जो है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या होगा, एक यौगिक का निर्माण होगा। यौगिक का निर्माण करने के लिए बच्चों हमें तत्वों को मिलाना पड़ेगा। तो बच्चों जो भी तत्व मिलेंगे इसमें, वह अपना द्रव्यमान न ही तो उत्पन्न करेगा अभिक्रिया के दौरान और न ही नष्ट करेगा। मतलब कहते हो कि अभिक्रिया के दौरान, ठीक है ना, अभिक्रिया के दौरान, ठीक है ना, तत्वों के द्रव्यमान या फिर तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, बच्चों तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान। भैया तत्व का कोई परमाणु शामिल हो रहा होगा यौगिक बनाने में, तो तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान न तो नष्ट होते हैं, ठीक है, न तो नष्ट होते हैं और ना ही, ठीक है, ना तो नष्ट होते हैं और ना ही सृजन होते हैं। ठीक है, या फिर उत्पन्न होते हैं बच्चों। ठीक है ना, उत्पन्न होते हैं। समझ रहे हैं आप इन बातों को? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जैसे देखिएगा बच्चों कि अगर मैं कह रहा हूं कि H2 + O2 मिलके क्या बनाता है, उदाहरण देख लीजिए, आप देख लीजिए क्या बनाता है, H2O बनाता है। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को इसी तरीके से छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ता है। बताया होगा कभी मैंने आपको कैसे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, इधर 2 से गुना कर देंगे, ये ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन बच्चों 4 हो गया, इधर 2 ही है तो 2 से गुना कर देंगे, तो अब इधर कितना हाइड्रोजन हो गया बच्चों 4, इधर कितना ऑक्सीजन हो गया 2, इधर बच्चों कितना हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया ये 2, तो देखिए 2 2, ये 2 2 और ये 4 4। बोलिए मिल रहे हैं संख्या? बोलिए हाइड्रोजन का जितना, भैया ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो अणु है, या फिर ये जो हाइड्रोजन परमाणु है बच्चों, ये हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कितनी संख्या में, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे जो हाइड्रोजन कितनी संख्या में है 4 और ऑक्सीजन 2। दैट मीन्स
रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवा लिए तो हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि भैया यहां पर कोई द्रव्यमान नष्ट हो गया हो। इधर हाइड्रोजन के 4 संख्या प्रयोग हो रहे हैं, 4 संख्या को द्वितीय द्रव्यमान से गुना कीजिएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 U मान लीजिए बच्चों, तो 4 को 1 U से गुना कीजिएगा तो 4 U द्रव्यमान। अभी U क्या है मैं बताऊंगा अभी। तो 4 U द्रव्यमान बच्चों हाइड्रोजन का प्रयोग हो रहा है। इधर भी 4 गुना में 1 U बराबर में 4 U प्रयोग हो रहा है। बोलिए हाँ या ना। तो अभिक्रिया होने के बाद क्या ऐसा हुआ कि अभिक्रिया से पहले जो है ना वो हाइड्रोजन यहां पर हम लोगों ने खूब अधिक बढ़ा दिया हो, या फिर अभिक्रिया होने के बाद कहीं नष्ट हो गया हो। बिल्कुल देख रहे हैं द्रव्यमान एकदम बिल्कुल जितना हमने लगाया था उतना ही मुझे मिल रहा है। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। तो ना ही अभिक्रिया के दौरान याद रखें कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ठीक है सर किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ना ही तो नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। यही है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बच्चों जैसा पहले था वैसे ही रहना। पहले जो आपने प्रयोग किए वही सेम का सेम अभिक्रिया के बाद मिल गया। ठीक है ना। तो मतलब संरक्षित है आपका। संरक्षित का मतलब समझ में आ गया कि जितना आपके पास पहले पैसे था उतना ही बाजार जा करके घूमने के बाद खर्च करने के बाद उतना ही आपके पास बचा हुआ है। तो संरक्षित है मतलब जितना द्रव्यमान मैंने अभिक्रिया, ये तीर मतलब हो गया कि अभिक्रिया खत्म हो गई। तो तीर से पहले बच्चों जितना ही द्रव्यमान हमने लिया था उतना ही द्रव्यमान मुझे बाद में मिला। मतलब ना ही तो हम लोगों ने इसमें निर्माण कर दिया और ना ही हमने नष्ट कर दिया। निर्माण करने का मतलब बच्चों कि यहाँ पर चाहे जल का निर्माण जब कभी भी करेंगे हम लोग को 4 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा हम लोग 4 के बदले यहाँ पे 6 लगा देंगे बच्चों, नहीं। हर एक जल में हाइड्रोजन बच्चों 4 संख्या में होंगे। निर्माण अब बिल्कुल निर्माण नहीं कर सकते इसमें। समझ में आई। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है। मिटाता हूं बच्चों मैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम समझते रहिएगा, अपनी ध्यान मत भटकने दीजिएगा। ठीक है। आज मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल पूरे क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं हो क्लियर तो बच्चों कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है कि सर आप असफल हो गए। ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आए, दोबारा समझिएगा। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ चीजों को स्वीकार करके जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही रख लीजिएगा अपने पास। मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगी आपको। अब देखिए जो बच्चों हमारे पास दूसरा है 3.1 का जो बच्चों दूसरा टॉपिक है वो क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना। स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है बच्चों, स्थिर अनुपात का मतलब क्या होता है। स्थिर अनुपात का मतलब क्या होता है कि बच्चों किसी यौगिक का निर्माण तत्वों से होता है। किससे होता है, तत्वों से। ठीक है ना। तत्वों से होता है बच्चों, तत्वों से होता है। ओके। किसी यौगिक कंपाउंड बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में। ठीक है ना। कंपाउंड बच्चों यौगिक का निर्माण किससे हो रहा है, तत्वों से हो रहा है। तो बच्चों किसी यौगिक में ठीक है ना, किसी यौगिक में ठीक है ना तत्वों के, या फिर कह दो किसी यौगिक में। ठीक है ना। किसी यौगिक में बच्चों विभिन्न तत्व मिलकर के बनाएंगे। तो किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित द्रव्यमान की अनुपात में होते हैं। ठीक है। अनुपात में होते हैं। समझिएगा, मैं समझाता हूं, समझना पहले। ठीक है ना। थ्योरी पहले समझ लो। ये हो गई इसकी बातें। क्या कि किसी भी यौगिक में बच्चों जैसे मान लो कि बच्चों अगर मैंने जल ही लिया H2O लिया बच्चों, तो ये मेरा यौगिक हो गया। मान लो ये हमारा कंपाउंड है, यौगिक है बच्चों। ठीक है ना। ये क्या है हमारा कंपाउंड है, यौगिक है। जल जो हमारा एक यौगिक है ना।
कंपाउंड है, इसमें विभिन्न तत्व है बच्चों। पता है आपको विभिन्न तत्व कौन कौन सा है भैया? ऐसे विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। नहीं है? बिल्कुल है सर। ठीक है, तो बच्चों एक बार बताइए, जल आप कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे आप अपने हैंडपंप से प्राप्त करें, तो चाहे आप अपने कुआं से निकालें, चाहे आप अपने तालाब से निकालें, ठीक है ना, चाहे आप पहाड़ से, झरनों से निकालें, जहां से कहीं से भी आप वो जो जल निकालेंगे, जल कहीं से भी प्राप्त करें, उस जल के यौगिक का जो सूत्र होगा बच्चों वो क्या होगा? H2O होगा ना। उस सूत्र में बच्चों जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, किसी यौगिक में विभिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित द्रव्यमान की अनुपात में होते हैं। इस यौगिक में देखिए निश्चित द्रव्यमान, भाई हाइड्रोजन का कितना संख्या होगा बच्चों? 2, जहां कहीं से भी जल प्राप्त करो। ऑक्सीजन का कितना संख्या रहेगा? 1। जल कहीं से भी प्राप्त करो, सभी जगह का फॉर्मूला H2O होगा। H2O का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 2 की संख्या में होंगे और ऑक्सीजन 1 की संख्या में होंगे। बोलिए हाँ या ना? तो विभिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। द्रव्यमान बच्चों ये संख्या 2 हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं आपकी एक निश्चित संख्या के अनुपात में होते हैं। निश्चित संख्या के अनुपात में होते हैं। द्रव्यमान बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या को आप हाइड्रोजन का जितना द्रव्यमान होता है उससे गुना कर दीजिए। मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 U होता है, तो 2 को 1 U से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 U आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? 2 U आ जाएगा। और फिर बच्चों यहां पर मान लीजिए ऑक्सीजन है हमारा, है ना, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, या फिर 16 U मान लीजिए बच्चों, तो ये 16 U हो गया। तो इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो 2 U अनुपात 16 U। बच्चों द्रव्यमान हमेशा यही रहेगा ना, चाहे आप जल कहीं से प्राप्त करो। 2 ही हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन को फिर से आप 1 से गुना करोगे। ऑक्सीजन 1 ही होगा, 1 ही संख्या होगा, जहां कहीं से भी जल प्राप्त करो, उस एक संख्या को 16 से गुना करोगे तो 16 U हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो जल चाहे कहीं से भी प्राप्त करें, जल वाला यौगिक कहीं से भी प्राप्त करें, उसमें हमेशा तत्व के, है ना, तत्व के जो परमाणु है ना, इस हाइड्रोजन तत्व का परमाणु जो है H, ऑक्सीजन वाले तत्व का जो परमाणु बच्चों O, वो एक निश्चित है। ये निश्चित है ना कि जल कहीं से प्राप्त करो, निश्चित है भाई तुमको उसमें 2 ही हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन 1 ही मिलेगा। समझ रहे हो ना? इतना मेहनत कर रहा हूं मैं एक टॉपिक पे, बोल बोल के गला बच गया, समझ नहीं रहे हो तुम। आई चलो आगे बढ़ो। समझ आ गई? पक्का आ गई? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। ये भी समझ में आ गया हमको सर, हमको ये भी समझ में आ गया। हमने कहा ठीक है भैया, अगर समझ में आ गई आपको तो मजा आ गया। लेकिन अगर आपको भैया समझ में आ गई ना, मजा आ गया। लेकिन है ना, देखिएगा और इसके बाद मैं क्या समझाता हूँ आपको। देखिएगा बच्चों मैं क्या समझाता हूँ आपको। एकदम परेशान मत होइएगा, निराश मत होइएगा, ठीक है ना। अभी देखिए मैं आपको क्या समझाता हूँ इसके बाद। अगर यहां तक आ गया हो बच्चों तो एकदम एक बार ताली बजा दो मेरे लिए, है ना, ताली बजा दो, ठीक है ना, पक्का। चलो ठीक है, अपने लिए भी बजा लो एक बार। बजा लिए? ठीक है। उठना मत भाई, उठना मत, वीडियो को छोड़ के भागना मत, एक ही बार में देखना, मैं बता रहा हूं, है ना। चलो देखो आगे आ जाओ। अब बच्चों हम लोग आते हैं कहां पर? इसके जस्ट बाद बच्चों, ठीक है ना, इसके जस्ट बाद हम लोग डाल्टन की बात करने वाले हैं। अब किसकी बात करने वाले हैं? डाल्टन साहब की, ठीक है ना बच्चों। किसकी बात करने वाले हैं? डाल्टन साहब की, ठीक है ना, जॉन डाल्टन, है ना। किसका बच्चों? जॉन डाल्टन साहब की बात करने वाले हैं हम लोग। जॉन डाल्टन साहब की बात क्यों करने वाले? क्योंकि बच्चों हमें पता है क्या कि यौगिक का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। किसका निर्माण हुआ था? यौगिक का बच्चों, ठीक है ना, यौगिक का निर्माण हुआ था। यौगिक में बच्चों किससे मिलकर के बने थे? किससे मिलकर के बना था? तत्वों से मिलकर के बना था, ठीक है ना, तत्वों से मिलकर के बना था, विभिन्न तत्वों से मिलकर के बना था, ये भी कह सकते हैं आप, है ना, विभिन्न तत्वों से मिलकर बना था, है ना, मिलकर बना था बच्चों। बोलिए हाँ या ना? पक्का। अच्छा बच्चों ये तत्व किससे मिलकर बने होंगे? तत्व बच्चों किससे मिलकर बने होंगे? परमाणुओं से, ठीक है ना बच्चों। किसके? परमाणुओं से, ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बनता है बच्चों, ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है ना, ये तत्व होता है बच्चों। कोई दिक्कत? पक्का आपको समझ में आ पा रही है? ठीक है। और बच्चों ये आपको पता है
परमाणु क्या होता है, आपको पता है ये परमाणु क्या होता है। अब परमाणु की बात पे आ जाइए, छोटा छोटा कर रहे हैं। पहले हमने यौगिक की बात की, अभी यौगिक की बात हुई थी, इसीलिए डाल्टन साहब आए और सारे बातों को जो है ना विचार करने लगे। बोले यौगिक भाई साहब किससे मिलकर बनता है, तत्वों से, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से। हमने कहा भैया तत्व के परमाणु क्या होते हैं, तो भैया ये परमाणु मिलकर के ही किसका निर्माण कर देता है, तत्व का निर्माण कर देता है, कोई दिक्कत। फिर उन्होंने कहा भैया परमाणु क्या है, तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग जितने ये जो 3 4 5 लोग जो दार्शनिक लोग जो दिमाग खराब किए हो अपने आप को, वो बिल्कुल सही हो, तुम लोग क्या हो, बिल्कुल सही हो कि भैया सूक्ष्मतम कण को, किसके, सूक्ष्मतम कण को, ठीक है ना, सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो ग्रीक दार्शनिक थे बच्चों, उन सब की बात है ना, भारतीय दार्शनिक की बात, सबकी बात मान लिए, ठीक है ना बच्चों। ग्रीक दार्शनिक बच्चों जो है ना वो परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा था बच्चों, क्या कहा था उसने, एटम कहा था, ठीक है ना। और एटम का मतलब ही होता है बच्चों, है ना, ग्रीक डिक्शनरी में एटम का मतलब होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो बहुत ही सूक्ष्मतम कण के रूप में हो, ठीक है ना, या फिर सूक्ष्मतम कण। एटम का हिंदी अर्थ लिखा हुआ था उसके ग्रीक डिक्शनरी में कि सूक्ष्मतम कण, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भैया सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु नाम दिया उसने, समझ गए। तो ग्रीक दार्शनिक के बातों पर ही वो जो हमारे डाल्टन साहब थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए कि भाई चलो ये सूक्ष्मतम कण ही हम क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, समझ में आ गई। उन्होंने भी कह दिया बच्चों कि बिल्कुल भाई तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आप द्रव्य को जो है ना विभाजित करते जाओगे, या फिर कहे कि द्रव्य क्या जो एक ऐसा अविभाज्य कण होगा जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब द्रव्य का अविभाज्य कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। इन सब बातों पर सहमति जता दी किसने, डाल्टन साहब ने, ठीक है ना। एकदम मजा आ गया बच्चों, डाल्टन साहब आ गए इन लोगों के साथ, तो ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चों जॉन डाल्टन साहब ने, हमारे भाई साहब ने, ठीक है ना, भाई साहब थे हमारे, ठीक है, इसने बच्चों रासायनिक संयोजन का नियम, किसका, ठीक है ना, मतलब है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम एवं ठीक है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात के नियम को, अनुपात के नियम को युक्ति संगत माना, ठीक है ना, युक्ति संगत माना। मतलब उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई तुम लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सब सही है। क्या कि रासायनिक संयोजन मतलब होता है कि तत्वों से मिलकर के किसी यौगिक का निर्माण करना। तो भैया अगर किसी यौगिक का निर्माण हो रहा है, उसमें तत्व अगर मिल रहे हैं, तो अभिक्रिया से पहले तत्व का जितना संख्या होगा उतना ही संख्या बाद में भी होना चाहिए। मतलब अगर द्रव्यमान जितना जो है ना रासायनिक अभिक्रिया से पहले प्रयोग हो रहा है, उतना ही द्रव्यमान बाद में भी रहना चाहिए। तो बिल्कुल द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो अनुसरण होना चाहिए भाई रासायनिक अभिक्रिया में। तो तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद कहता है स्थिर अनुपात में होते हैं, ठीक है ना। उसने कहा बिल्कुल भाई तुम लोग सही कह रहे हो कि अगर जो है एक बार किसी यौगिक का निर्माण हो गया तो उस यौगिक में कोई तत्व का संख्या जितना है उतना ही हमेशा रहेगा, चाहे इस तत्व का निर्माण आज किया जाए, कल किया जाए, परसों किया जाए, जब भी किया जाए, वह जो है ना इस यौगिक में उपस्थित तत्व जो है एक स्थिर अनुपात में होंगे। यह बात उन्होंने युक्ति संगत मान ली। कौन? डाल्टन साहब ने, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों डाल्टन ने, ठीक है ना, जॉन डाल्टन ने, ठीक है ना, डाल्टन ने, है ना, इस परमाणु पर, ठीक है ना, परमाणु पर एक सिद्धांत दे डाला, ठीक है ना, परमाणु पर क्या दे डाला? सिद्धांत दे डाला बच्चों, ठीक है ना, सिद्धांत दे डाला अपना, ठीक है ना, सिद्धांत दे डाला, प्रिंसिपल दे दिया एक, ठीक है ना। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, परमाणु सिद्धांत से जुड़ी हुई बातें क्या थी, ठीक है ना, परमाणु सिद्धांत पर उसने विचार करते हुए क्या मुख्य बिंदु दिए थे, ठीक है ना, उससे निष्कर्ष क्या निकला था इसके सिद्धांत से, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए इन सबको मिटा दिया जाए, आ देते हैं भैया, जस्ट वेट करें कुछ सेकेंड बच्चों। इस चैप्टर को तो बच्चों आज हम लोग एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेने वाले हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज वो भी कमेंट कीजिएगा,
ठीक है ना। अगर अच्छा लगे बच्चों तो फिर आप वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, नहीं अच्छा लगे फिर वो भी कमेंट करके बताइएगा, समझ में आए तो फिर भी कमेंट करके बताइएगा। अगर बच्चों आपको समझ में आ जाए तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप यह सब जो है वह एकदम पढ़ के आइएगा, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ये सब सतर्क रखिएगा। चलिए अब बच्चों हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मुख्य बिंदु, ठीक है ना, सिद्धांत का मुख्य बिंदु, ठीक है ना। मुख्य बिंदु बच्चों, मुख्य बिंदु क्या था? पहला था बच्चों हमारा बिंदु, उन्होंने कहा था, ठीक है ना, उन्होंने कहा था क्या क्या कि बच्चों यौगिक, ठीक है ना, यौगिक में, ठीक है, यौगिक में, ठीक है, यौगिक में तत्वों के, ठीक है ना, विभिन्न तत्वों के, ठीक है ना, यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु संयोग संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, ठीक है, संयोग करते हैं, ठीक है। यौगिक में विभिन्न तत्व के परमाणु क्या करते हैं? संयोग करते हैं, ठीक है। समझ में गए बच्चों? यह बात उन्होंने कहा, ठीक है ना, कि यौगिक में विभिन्न तत्व के परमाणु क्या करते हैं? संयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा बात उन्होंने कहा था बच्चों की जो परमाणु होते हैं वह परमाणु जो है वो हमारे पास अविभाज्य कण होते हैं, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, ठीक है, अविभाज्य कण होते हैं, ठीक है। ओके, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, कोई दिक्कत? परमाणु कैसे कण होते हैं? अविभाज्य कण होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद कहा गया था बच्चों कि जो परमाणु किसी, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होगा, मतलब न तो निर्माण होगा, न तो नष्ट होगा, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का न निर्माण किया जा सकता है, न ही सृजन किया जा सकता है। यह बात भी उन्होंने कहा था, हमने मान लिया बच्चों, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था बच्चों क्या कि एक ही तत्व, ठीक है ना, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। गुण जो है वो समान होते हैं, ठीक है। यह बात उन्होंने कहा था बच्चों, आपको नहीं तकलीफ होना चाहिए। यौगिक में विभिन्न तत्व के परमाणु संयोग करते हैं, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भैया? परमाणु लेते हैं, ठीक है ना। यौगिक में विभिन्न तत्व के परमाणु शामिल होते हैं और ये परमाणु किसमें भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पता है आपको। दूसरा हमने कहा, उसने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण होता है भैया, ठीक है ना, और परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही सृजन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अविभाज्य कण होता है और रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न सृजन कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों ये बुक्स में भी आपके पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स आप वहां से भी देख सकते हैं ना। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट था कि एक ही तत्व का, बच्चों जैसे मान लीजिए आपको मैंने कभी समझाया था कि मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है और द्रव्यमान 1 होता है। बच्चों ऐसा भी हाइड्रोजन संभव है, हाइड्रोजन 1 और परमाणु द्रव्यमान 2, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान 3, तो ऐसे भी बच्चों हाइड्रोजन संभव है। तो देख लीजिए ये तीनों हाइड्रोजन किस तत्व का है? हाइड्रोजन तत्व का है, ठीक है ना, ओके। इसको बच्चों हम लोग ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं, ठीक है, इसको हाइड्रोनियम कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये तीनों तो अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन इसका जो बच्चों है ना तत्व है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है या नहीं है? है। तो बच्चों आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के देखो द्रव्यमान यहां पर कितना है? 1, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितने हैं? 3। तो बच्चों एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, एक ही तत्व के
परमाणुओं का जो द्रव्यमान है। एक ही तत्व है ये हमारे हाइड्रोजन है, उसके अलग अलग क्या है हमारे पास परमाणु है या नहीं है। उसके बच्चों आप देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये हाइड्रोजन कितना ग्राम का होगा, 1 यू का होगा, ये भी हाइड्रोजन कितने यू का होगा, 1 यू का होगा, ये भी हाइड्रोजन कितने यू का होगा, 1 यू का होगा, ठीक है ना। इसके 1 यू 1 यू 1 यू, ठीक है ना। मतलब जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन तत्व के अलग अलग परमाणु ले लेंगे आप तो सबका द्रव्यमान क्या होगा, एक ही होगा। और इन सभी के गुण क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे से बिल्कुल समान होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। देखिए और बच्चों हम लोग इसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। तो समस्थानिक के जो है ना स्थान बराबर होते हैं, द्रव्यमान जो है ना कहीं ना कहीं क्या है कि अलग अलग है ना, बट ये समस्थानिक है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक जो है ना वो समान है और द्रव्यमान अलग अलग है। लेकिन किसी एक परमाणु की बात की जाए ना, ठीक है ना, और किसी एक परमाणु की बात की जाए बच्चों तो वो जो है ना सभी के द्रव्यमान जो है ना वो किसके बराबर हो जाएंगे, 1 यू के बराबर, ठीक है ना। तो किसी भी एक तत्व के जो बच्चों परमाणु का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, समान होता है और फिर गुण भी समान होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है बच्चों क्या क्या देखिएगा, चौथा पॉइंट है बच्चों वो क्या है, ये देखिएगा। चौथा पॉइंट है क्या कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं, ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण, एवं कौन सा वाला गुण बच्चों, रासायनिक गुण, है ना। ये जो हमने लिखा था वो जो गुण था वो कौन सा गुण था, यहाँ पर रासायनिक गुण था, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण, ठीक है ना, रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है, ठीक है। रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है, ठीक है, सॉरी अलग अलग होता है। रासायनिक गुण क्या होता है, भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों, भिन्न होते हैं। अगर विभिन्न तत्व के परमाणु लेंगे आप तो उसका द्रव्यमान अलग होगा, एकदम कंफर्म है भैया। एक हाइड्रोजन ले लीजिए और एक हीलियम ले लीजिए, है ना। हीलियम हाइड्रोजन का होगा 1 तो हीलियम का होता है भैया 4, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो और इसके बच्चों गुण भी अलग होंगे। हाइड्रोजन जो है हमारा वो धातु के साइड रहता है, हीलियम हमारा धातु के साइड रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक गुण जो है ना रासायनिक गुण कहीं ना कहीं अलग चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। गुण रासायनिक गुण अलग चेंज हो जाएंगे, समझ में आई बात। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो 4 पॉइंट्स हो गए बच्चों, 6 पॉइंट्स दिए थे हमारे जो है ना डाल्टन साहब ने, जो कि आपके बुक्स में दिख रहा भी रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो मैं 5वां और 6वां पॉइंट समझाता हूं आपको, ठीक है। 5वां और 6वां पॉइंट समझिएगा। देखिएगा बच्चों 5वां और 6वां पॉइंट्स, ठीक है ना। 5वां पॉइंट्स वो क्या है बच्चों कि मान लीजिए, है ना, यौगिक हैं, ठीक है। तो यौगिक में, ठीक है, यौगिक में, ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, एक पूर्ण संख्या की अनुपात में होते हैं बच्चों, एक पूर्ण संख्या की अनुपात में होते हैं, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्या का मतलब आपको पता है बच्चों, 1, ठीक है, मैथ्स में जानते होंगे आप, हेलो, 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या है, समझ गया ना बच्चों। तो बिल्कुल जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा कि CO2 है, ठीक है। इसमें बच्चों कार्बन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो देख लीजिए 1 और 2 ये क्या है, पूर्ण संख्या है, समझेंगे ना। तो यौगिक में जो विभिन्न तत्व के परमाणु हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो किस अनुपात में है, एक पूर्ण संख्या के अनुपात में है। समझ में आ गई, यह बात कहा था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बच्चों व्याख्या करके बताया था, किसको, जो इससे पहले जितने भी सारी बातें की गई थी, या फिर कहे तो रासायनिक संयोजन के नियम और स्थिर अनुपात के नियम से जुड़ करके, परमाणु से जुड़ करके जितनी सारी बातें भी कही गई थी, उन्हीं सबको उन्होंने विस्तार से, ठीक है, विस्तारित करते उन्होंने अपने पॉइंट्सों में कहा था। तो 5 पॉइंट्स हो गए बच्चों। 6वां पॉइंट है बच्चों क्या
कि किसी भी यौगिक, ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्व निश्चित होते हैं, ठीक है, एवं इसका आकार भी निश्चित होता है। इसका आकार भी क्या होगा? निश्चित होता है बच्चों, ठीक है ना। इसका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। यौगिक के बच्चों तत्व निश्चित होते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने कह दिया कि अगर CO2 है तो आपको पता है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे, कोई यौगिक है तो इसमें दूसरा कोई नहीं आ पाएगा कि आज इच्छा हुआ तो है ना CO2 को बनाने के लिए कार्बन ऑक्सीजन ले लिया और कल जाकर के हम लोग जो है ना कार्बन ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लिए और हमें यही चीज मिल गया जो चीज मुझे चाहिए था। जरूरी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होगा। समझ गई बात? तो 6 बिंदुओं में आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनको मैं मिटाते हुए आगे बढ़ता हूं और अब हम लोग आते हैं बच्चों, पहला टॉपिक आपका जो था वो खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है बच्चों परमाणु। क्या नाम है? परमाणु, ठीक है। समझिएगा परमाणु क्या होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। आप लोग क्लासेस भी ले चुके हैं तो यहां तक आपको काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिएगा अब जो है बच्चों हम लोग 3.2 सेकंड के टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है परमाणु, ठीक है। बच्चों परमाणु क्या होता है अब तक आप बहुत बार समझ चुके हैं। परमाणु के बारे में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। पहला बात क्या लिख सकते हैं? क्या ना, द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। दूसरा बात क्या कह सकते हैं? परमाणु क्या है भैया? ठीक है, अविभाज्य कण, ठीक है, अविभाज्य, ठीक है ना। अविभाज्य कण बच्चों क्या होता है? परमाणु होता है। यह भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं बच्चों कि जो परमाणु है वो परमाणु क्या है कि किसी द्रव्य का रचनात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई है, ये भी कह सकते हैं आप, रचनात्मक इकाई है। बोलिए हाँ है ना। किसी द्रव्य का रचनात्मक इकाई है, मतलब किसी द्रव्य का जो रचना करना है, वह निर्माण करना है। रचना का मतलब निर्माण करना है। उसको निर्माण करने के लिए जो कोई एक छोटा टुकड़ा होगा, जिस छोटा टुकड़ा को लाएंगे, छोटा टुकड़ा लाएंगे, ठीक है ना बच्चों। हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है ना, चौथा पॉइंट से भी कह सकते हैं कि द्रव्य का, ठीक है ना, द्रव्य का, ठीक है ना, द्रव्य का सूक्ष्मतम, ठीक है ना, सूक्ष्मतम, ठीक है ना, द्रव्य का सूक्ष्मतम, और जो है ना ये तो कण कह चुके हैं हम लोग, इस तरह से कह सकते हैं। तो बच्चों ये 3 पॉइंट्स में समझ लो कि द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु और क्या है? अविभाज्य कण है, ठीक है ना। कोई एक ऐसा टुकड़ा जिसका और भी अब हम टुकड़ा नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे, ठीक है ना। किसी द्रव्य का रचनात्मक इकाई है, वह द्रव्य का रचना करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे छोटे जो है ना, सबसे छोटी जो एक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी वह क्या होगा? हमारे पास परमाणु होगा। जो सबसे छोटी इकाई की आवश्यकता पड़ेगी, जो सबसे छोटे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे छोटे चीज होगी, वो क्या होगा? हमारा परमाणु होगा। तो किसी द्रव्य का ये सबसे एक छोटी इकाई है। तो किसी द्रव्य का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। समझ में आ गई? कितने पॉइंट्स मिल गए आपको परमाणु का? चलिए ठीक है बच्चों, यह भी मिल गया आपको, यह भी समझ गए आप। चलिए, तो आपसे परमाणु पूछता है कि परमाणु क्या है, तो आप यही कहेंगे, ठीक है। ये तीनों बिंदुओं बच्चों इसी तरीके से आप तीनों बिंदुओं में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए।
आगे मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि परमाणु किस आकार का होता है, परमाणु किस आकार का होता है। तो आप सबको पता होगा बच्चों, परमाणु का जो आकार होता है, ये बता रखा हूं शायद से आपको, कि नैनोमीटर का होता है बच्चों। किस आकार का होता है? नैनोमीटर के आकार का होता है, नैनोमीटर के आकार का होता है, आकार का होता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों किसी भी परमाणु का आकार, परमाणु का आकार बच्चों त्रिज्या के पदों में दिया जाता है। किसके पदों में? त्रिज्या के पदों में, त्रिज्या के पदों में दिया जाता है, त्रिज्या के पदों में दिया जाता है। अब त्रिज्या के पदों में क्यों दिया जाता है बच्चों? क्योंकि परमाणु का आकार कैसा होता है? परमाणु का स्वरूप, ठीक है ना बच्चों, स्वरूप, ठीक है, स्वरूप गोलाकार होता है बच्चों। कैसा होता है? गोलाकार होता है। बोलिए हाँ या ना। और अगर गोलाकार होता है तो भैया इसका मतलब इसके पास कोई एक त्रिज्या होगी। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। तो बच्चों उसका जो आकार है, किसी परमाणु का जो आकार है बच्चों, वो त्रिज्या के पदों में दी जाती है। तो किसी परमाणु का भी जो बच्चों वो त्रिज्या होता है, वो होता है 10 के घात -9 मीटर का। ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर, क्योंकि बच्चों 1 नैनो बराबर में होता है 10 के घात -9। कोई दिक्कत? पक्का? पक्का। चलिए आगे बढ़े। तो समझ में आ गई, परमाणु का आकार किसके पदों में दी जाती है? त्रिज्या के पदों में दी जाती है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बच्चों किस जो है ना परास का होता है, किस रेंज का होता है? रेंज किस परास का होता है? रेंज का मतलब समझ में आ रही है कि उसकी वैल्यू किस लिमिट तक होती है, किस सीमा तक होती है? तो नैनोमीटर के सीमा तक होती है। ठीक है ना। तो 1 नैनोमीटर का जो है ना हमारा परमाणु का आकार होता है, मतलब कह दो 10 के घात -9 मीटर की त्रिज्या के आकार का हमारा परमाणु होता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं हम लोग। एकदम एक एक टॉपिक बच्चों क्लियर करते जाइएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका था कि हम आपको बिल्कुल इस पूरे चैप्टर की जो है ना सारी बातें इकट्ठा करके हम लोग ले करके आएंगे। ये मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया था, तो हम प्रॉमिस को भूलते नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट आज ये बच्चों हमारे हैं 3.3, ठीक है ना, 3.2 के, 3.2 के, ठीक है, 3.2 के पहले टॉपिक पर, 3.2.1 पर बच्चों। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है विभिन्न तत्वों ओके के परमाणुओं का आधुनिक प्रतीक, परमाणुओं का आधुनिक प्रतीक। तो बच्चों आधुनिक प्रतीक क्या है? बच्चों ये आधुनिक प्रतीक में बच्चों जो पहले लोग थे जिन्होंने जो है ना साथ दिया था, ठीक है ना, वो कौन थे बच्चों? बर्जीलियस थे। ठीक है, कौन थे? बर्जीलियस। ठीक है ना बच्चों, ये बर्जीलियस ने बच्चों किसी तत्व का जो प्रतीक है, ठीक है ना, किसका प्रतीक? तत्व का प्रतीक उसके नाम के अक्षर के रूप में दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। विभिन्न तत्व का आधुनिक प्रतीक का मतलब बच्चों चिन्ह मतलब चिन्ह, क्या ना, कैसे पहचान पाएंगे हम लोग? ओके, एक चिन्ह दिया, है ना। तो देखिए बच्चों इसमें जो सबसे पहले बच्चों जो सबसे प्रथम बार, क्या ना, प्रथम बार, ठीक है ना, सबसे प्रथम बार तत्व का प्रतीक डाल्टन ने प्रथम बार तत्व का प्रतीक डाल्टन ने दिया। ठीक है भैया, जो है ना तत्व का, है ना, किसी तत्व के परमाणु का जो है ना प्रतीक है बच्चों,
वो प्रयोग किया जाना चाहिए, उसका एक विशेष प्रयोग है, प्रयोग से जो है ना एक बेहतर होगी। तो यह बात जो है बच्चों, यह बात सबसे पहले किसने जोड़ दिया यह बात करने के लिए? डॉल्टन साहब ने। उसके बाद बर्जीलियस साहब आए और उन्होंने कहा कि भैया ये तत्व का प्रतीक, चलो मैं भी योगदान देता हूं, किसी तत्व का प्रतीक जो है ना उसके नाम के अक्षरों पे भी दे सकते हो। तो देखिएगा बच्चों, मैं आपको कुछ प्रतीक सिखाता हूं, यहां पर देखिएगा, देखिएगा कैसे। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं बच्चों, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं और मैं प्रतीक दिखाता हूं आपको। देखिएगा बच्चों, क्या तत्व का प्रतीक है ना जो पहले दी गई थी वो क्या थी? जो बहुत पहले डॉल्टन के समय पर, ये बर्जीलियस के समय पर जो प्रतीक आई थी वो था बच्चों क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या था? बीच में डॉट लगा दिया, तो किसका प्रतीक हो गया ये? हाइड्रोजन का बच्चों। ये पता है आपको? बिल्कुल पता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसके बाद बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक बच्चों इस प्रकार से दिया गया, ठीक है ना। ये बात पता है आपको, ये किसका प्रतीक है? फास्फोरस का। तो ये बच्चों फास्फोरस का है, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, फास, ठीक है ना, फास्फोरस ना, ठीक है बच्चों। फास्फोरस का दिया गया ये, ठीक है, फास्फोरस का दिया गया बच्चों, ठीक है। हिंदी देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा बच्चों एक बार, बुक्स में देख लीजिएगा। फास्फोरस है ना, फास्फोरस का जो है बच्चों इस तरह से प्रतीक दिया गया, ठीक है। ओके, पक्का, पक्का, PHOS है ना, फास्फोरस, फास्फोरस का बच्चों ये प्रतीक दिया गया, ठीक है ना। देख लीजिएगा फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस का बच्चों ये प्रतीक दिया गया। ओके, उसके बाद बच्चों कॉपर का प्रतीक ये दिया गया, आप सबको बखूबी पता होगा, ठीक है ना। ये बच्चों किसका प्रतीक दिया गया? कॉपर का, ठीक है। और बच्चों ये जो है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से जो है ना लाइन बना दी गई बाहर से और बीच में जी लिख दिया गया। तो ये बच्चों किसका था? गोल्ड का, मतलब कहे तो सोना का, ठीक है ना। ये किसका प्रतीक था? सोना का। देख रहे हैं आप, जी दे करके नाम, उसके नाम के है ना रूप में प्रतीक दे दिया गया और उसको क्या बोल दिया गया? सोना। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये कॉपर का प्रतीक दिया गया, क्या? सी, इस तरीके से बना करके, समझ में आई? पहले इस तरीके से प्रतीक दिया गया, ठीक है। कुछ और प्रतीक है बच्चों जिसको आप याद रख सकते हैं, जो आपके हो सकता है आपके क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाए। ओके, तो देखिएगा बच्चों, देखिएगा। उसके बाद बच्चों जो दिया गया वो दिया गया किसका? कार्बन का, ठीक है ना। किसका दिया गया बच्चों? कार्बन का। कार्बन को बिल्कुल बीच में बिल्कुल बिल्कुल पूरा काला कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो कार्बन का क्या दिया गया बच्चों? पूरा एकदम काला कर दिया, है ना। तो ये किसका दे दिया? कार्बन का। समझ में आ रही है? ओके, उसके बाद बच्चों सल्फर का दिया गया, बिल्कुल बीच में एस लिख दिया गया और क्या लिख दिया गया कि भैया ये किसका है? सल्फर का है, ठीक है। ओके, पक्का, ओके, है ना, सल्फर का दे दिया गया। उसके बाद बच्चों दिया गया किसका? ऑक्सीजन का, बिल्कुल बीच में पूरा खाली कर दिया गया और ये किसका बन गया बच्चों? ऑक्सीजन का, ठीक है। किसका बन गया? ऑक्सीजन का, ठीक है। बिल्कुल बीच में पूरा खाली कर दिया, खाली, ओ ऑक्सीजन। सल्फर में एस लिख दिया। कार्बन, भैया कार्बन बिल्कुल काला होता है, बिल्कुल बीच में सब काला कर दिया। कार्बन काला होता है तो सब बीच में काला, कोई दिक्कत? सल्फर एस से शुरू होता है, एस लिख करके बना दिया बच्चों। ऑक्सीजन गोला, एकदम गोला, ओ ऑक्सीजन, एस दे दिया संकेत, जी गोल्ड। समझ में आ रही बात? बिल्कुल बच्चों। आयरन का बिल्कुल बीच में आई लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया? बिल्कुल आई, ठीक है ना। इस तरीके से आई लिख दिया गया और ये बच्चों किसका प्रतीक दे दिया गया है? इस तरीके से थोड़ा सा आयरन लिख दिया गया, आई लिख दिया गया बीच में और ये बच्चों किसका हो गया? आयरन का हो गया। समझ में आ रही ना? आयरन का हो गया, ठीक है। अगर बच्चों, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं आपको, बुक्स में ये सारे मिल जाएंगे, सारे प्रतीक बुक्स में मिल जाएंगे, आपको बुक से भी देख सकते हैं, है ना। आयरन का मिल गया बच्चों। उसके बाद किसका मिल गया आपको? किसका मिल गया? ठीक है। इसके बाद बच्चों किसका मिल गया? इसके बाद किसका मिल गया आपको जो है ना बच्चों? किसका मिल गया कि जो है ना सिल्वर का मिल गया। किसका मिल गया? सिल्वर का। सिल्वर का किसका मिल गया बच्चों? सिल्वर का, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आपको सिल्वर का मिल गया, ठीक है। किसका मिल गया? सिल्वर का मिल गया। एक सेकंड,
इसके बाद बच्चों आपको जो है सिल्वर का मिल गया, ठीक है ना, सिल्वर का मिल गया बच्चों। सल्फर का थोड़ा सा गलत है बच्चों, ये प्लस का साइन सल्फर के लिए बनाया गया और सिल्वर के लिए एस दिया गया बच्चों, है ना, बिल्कुल करेक्ट होगी, सही होगी, सही होगी। सल्फर के लिए क्या दिया गया बच्चों, प्लस का साइन दिया गया और सिल्वर के लिए क्या दिया गया, एस दिया गया, है ना, बिल्कुल सिल्वर के लिए एस दिया गया। उसके बाद बच्चों जो है ना कह सकते हैं कि पारा का, ठीक है ना बच्चों, उसके बाद पारा का, किसका, पारा का दिया गया, है ना, तो किसका बच्चों, पारा का दिया गया, पारा का दिया गया, बिल्कुल एकदम इधर से जो है ना गोला बना दिया हमने और बिल्कुल बाहर से इस तरह से बिंदु बिंदु दिखा दिए हमने, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बच्चों ने दिखा दिया। ये किसका बन गया, बिल्कुल पारा का बन गया। बोलिए हाँ या ना, मुझे लगता है बिल्कुल आपको है ना, बिल्कुल कोई जो है ना दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद बच्चों सीसा का दिया गया, सीसा का क्या दिया गया बच्चों, बीच में एल लिख दिया गया, ठीक है ना, एल लिख दिया गया, तो इस तरह से किसका दिया गया, सीसा का दिया गया, है ना। उसके बाद बच्चों है ना प्लेटिनम का दिया गया, बीच में क्या लिख दिया गया, पी लिख दिया गया, ठीक है ना, तो ये किसका दिया गया बच्चों, प्लेटिना का दिया गया, ठीक है ना, इसका दिया गया प्लेटिना का पी लिख दिया, है ना, बिल्कुल। फास्फोरस का इस तरह से साइन बना दिया, हाइड्रोजन का बिल्कुल बीच में डॉट लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन में बच्चों पता है आपको एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक डॉट लगा दिया, बोला हाइड्रोजन का ले लो। फास्फोरस का बच्चों इस तरह से, है ना, इस तरीके से बीच में लाकर के दोनों तरफ इस तरह से मोड़ दिया गया, फास्फोरस बना दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों कॉपर का सी लिख दिया उसने, कॉपर से कार्बन मत समझिएगा, कार्बन बिल्कुल काला होता है तो काला कर दिया, है ना, तो इसका मतलब कॉपर का दिया गया सी, समझ गए बच्चों। सोना तो बच्चों बीच में गोल्ड लिख दिया गया बच्चों, ये पी लिखा गया, पी किस लिए लिखा गया, प्लेटिना के लिए, प्लेटिना के लिए पी लिखा गया, ठीक है ना, पी। फास्फोरस में समझ लीजिएगा, मैंने भी दिखाया फास्फोरस बिल्कुल ऐसे एकदम एकदम हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, है ना, बिल्कुल। सल्फर का बच्चों प्लस लगा दिया गया, एकदम प्लस लगा दिया सल्फर के लिए। ऑक्सीजन के लिए ओ बना दिया बच्चों, आयरन के लिए आई लिख दिया गया, सिल्वर के लिए एस लिख दिया गया, समझ में आ रही है बात। सीसा के लिए, सीसा के लिए बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी, है ना, मरकरी, है ना, तो इसके लिए बच्चों जो है ना क्या ले लिया गया, एकदम एल ले लिया गया। पारा के लिए क्या लिख दिया गया बच्चों, पारा के लिए क्या लिख दिया भाई, अंदर से इस तरह से डॉट कर दिया, तो अब मुझे लगता है कि आपको याद हो गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आप आधुनिक प्रतीक भी देख लीजिए और किसने सहायता किया था आधुनिक प्रतीक देने में, ये भी आप देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये भी आपको याद हो गया, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों देखिए, है ना, जो बच्चों ये प्राथमिक तस्वीरें थी, ये प्राथमिक प्रतीक था जो बच्चों जो है ना हमारे डॉडल साहब ने प्रयोग किया, हमारे उसके बाद जो है ना किसने प्रयोग किया, बर्जिलियस साहब ने दिया हमें, है ना। तो ये कुछ तत्वों के जो है ना हमारे संकेत थे जो हमारा एग्जाम में हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों अभी बच्चों किसी तत्व का नाम, किसके बच्चों, किसी तत्व का नाम इसके आधार पर या फिर निम्न के आधार पर, ठीक है, निम्न के, है ना, निम्न के आधार पर रखा गया, निम्न के आधार पर रखा गया, निम्न के आधार पर रखा गया। किसके आधार पर रखा गया बच्चों, किसके आधार पे, तो पहला बच्चों रखा गया उसके जो है ना जिस जगह से पाया जाता है, जिस जगह से पाया जाता है, जिस जगह से पाया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर उसने तत्व का नाम रख दिया। जैसे बच्चों, जैसे देखिएगा, जैसे ठीक है क्या कि बच्चों जो है ना उसने नाम रख दिया किसका, किसका कि है ना, एक एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, उसने नाम रखा, ठीक है, किसका, जैसे कॉपर का रख दिया, किसका बच्चों, कॉपर का। ये कहां से पाए गए, साइप्रस से, साइप्रस जगह से, ठीक है ना बच्चों, तो साइप्रस नाम की जगह से पाया गया, इसीलिए ठीक है ना इसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों, उसके लैटिन नाम के आधार पे कॉपर रख दिया गया, ठीक है ना, ओके। उसको साइप्रस जगह से पाई गई इसको, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, कॉपर रख दिया, याद रहेगी ना, जिस जगह से पाया जाता है उसके आधार पर रख दिया। दूसरा था बच्चों कि कुछ तत्वों का जो नाम है बच्चों वो उसके गुण के आधार पर रख दिया गया, ठीक है ना, उसके किसके आधार पे, गुण के आधार पे। जैसे बच्चों सोना जो है वो चमकता है, सोना क्या करता है, चमकता है ना, सोना क्या करता है बच्चों, चमकता है ना। तो स्वर्ण, स्वर्ण की तरह, देखिए एकदम बिल्कुल बिल्कुल है ना,
स्वर्ण की तरह, तो एकदम स्वर्ण जैसा है ना, स्वर्ण जैसा एकदम जो है ना, स्वर्ण स्वर्ण। तो बच्चों इसका नाम क्या रख दिया गया, ठीक है ना, इसका नाम बच्चों गोल्ड रख दिया गया, ठीक है ना। ओके, गोल्ड का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब पीला, एकदम जो सोना है पीला दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गोल्ड रख दिया गया, ठीक है ना। तो बच्चों उसके रंगों के आधार पे, कहते हो ना रंग के गुणों के आधार पे उसका नाम जो है ना रख दिया गया, ठीक है ना। किसके आधार पे, रंग के गुण के आधार पे, ठीक है, रंग के गुण के आधार पे इसका नाम रख दिया गया सोना, सोना, सोना वह है ना, क्योंकि इसका नाम गोल्ड रखा गया। गोल्ड का मतलब क्या था, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या था, सोना, सोना का मतलब पीला ऐसा चमकीला, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गोल्ड बोल देंगे। तो बच्चों इस तत्व का जो नामकरण किया गया, वो नामकरण किसके आधार पे किया गया, वो किस जगह से पाया जा रहा है, या फिर उसका रंग गुण के आधार पे उसके कुछ तत्व के जो है नाम रख दिए गए, ठीक है। अब बच्चों उस तत्व के जो आधुनिक प्रतीक बनाए गए, ठीक है ना, आधुनिक प्रतीक, अब जो है बच्चों आधुनिक प्रतीक बनाया गया तत्वों का, ठीक है ना, किसके, तत्वों के, ठीक है ना, तत्व के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक दिए गए बच्चों। कैसे, तो आपको 2-3 बिंदु में समझना है, 1, 2 और 3। तो पहला क्या, कि किसी तत्व का प्रतीक भैया एक अक्षर से दिया गया, एक अक्षर से, कितने अक्षर से, एक अक्षर से, और वो एक अक्षर बच्चों कैसे होंगे, बड़े अक्षरों में होंगे। किस अक्षरों में होंगे, बड़े अक्षर में होंगे। जैसे हमने कैपिटल H लिख दिया, लिख दिया, ऑक्सीजन O लिख दिया, ठीक है, नाइट्रोजन N लिख दिया, देख रहे हैं ना, बिल्कुल। दूसरा जो है बच्चों, वो 2 अक्षरों को मिलाकर के दिया गया, प्रतीक बता रहे हैं हम लोग, आधुनिक प्रतीक बनाई गई बच्चों तत्व के परमाणु की, तो जो है 2 अक्षरों से मिलकर के, कितने अक्षरों से मिलकर के बच्चों, 2 अक्षरों से। समझना ध्यान से, मैं बता रहा हूं पूरा चैप्टर मैंने लेके आ गया इस वीडियोज में। ऐसा करते बच्चों, काफी लंबी वीडियो बन रही है, तो मैं आधा सिलेबस इसमें कवर करवा रहा हूं, आधा मैं दूसरे वीडियोज में दूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कहां तक खत्म कर पाते हैं। देखिएगा, 2 अक्षरों से बच्चों मिला करके, किससे अक्षरों से मिला करके, 2 अक्षरों से मिला करके, वो 2 से कैसे होंगे, एक पहला बड़ा अक्षर, एक पहला बड़ा अक्षर, ठीक है, और उसके ठीक आगे वाला अक्षर छोटे रूप में लिखे गए, छोटे रूप में लिखे गए, ठीक है। जैसे बच्चों, जैसे लिथियम, LITHIUM, लिथियम, इसका संकेत बच्चों क्या दिया गया, L हमने कैपिटल में ले लिया और I हमने LI ले लिया, बोलिए हाँ या ना बच्चों। जैसे हीलियम, तो बच्चों हीलियम का नाम क्या होता है, HELIUM, हीलियम, इसका हमने संकेत क्या लिया, प्रतीक क्या लिया, HE ले लिया, बोलिए हाँ या ना। जैसे बच्चों नियोन, NEON ले लिया, तो इसका NE ले लिया हमने, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। अब बच्चों तीसरा तरीका था प्रतीक देने का, वो क्या था, वो था पहला अक्षर कैपिटल ले लीजिए, बड़ा अक्षर ले लीजिए, पहला अक्षर बड़ा ले लीजिए, ठीक है, और वो उस तत्व के नाम का पहला अक्षर ही ले लीजिए, तत्व, किसी तत्व के परमाणु का पहला अक्षर कैसे लिए, पहला अक्षर बड़ा ले लीजिए, बोलिए हाँ या ना। और दूसरा अक्षर बीच में से कहीं से उठा लीजिए, ठीक है। और उसको कैसे लिखिए, छोटे अक्षर में लिखिए बच्चों, कैसे लिखिए, छोटे अक्षर में, कैसे लिखिए उसको, छोटे अक्षर में। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, क्या, क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन, तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, Cl लेते हैं, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल, ओके, क्लोरीन। जैसे बच्चों जिंक, ZINC, तो इसका आप संकेत क्या लेते हैं, ZN लेते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो आप देख रहे हैं, Z देखिए यहां पर पहला अक्षर बड़ा ले लिया आपने, N देखिए तीसरा अक्षर लिया, C आपने पहला बड़ा अक्षर ले लिया, बिल्कुल, ये C जो है ना बच्चों यहाँ पर बड़ा अक्षर है ना, और ये जो L लिया बच्चों वो बहुत बीच वाला लिया, कोई एक अक्षर छोटा, वो भी छोटे अक्षरों में लिख दिया। तो इस 3 तरीके से बच्चों जो है ना आधुनिक रूप में किसी तत्व के परमाणु का प्रतीक दिया गया। और नामकरण कैसे किया गया, तो कहां से पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या था, कॉपर,
ठीक है ना, वो कहां से पाया था, तो साइप्रस से। दूसरा, रंग के गुण के आधार पर उसका नाम रखा गया कि वो उसका रंग क्या है, तो अलग अलग तरीके थे, याद रहेंगे आपको। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रखा है हमारा, देखते हैं आगे क्या रखा है बच्चों। देखिएगा, परेशान मत होइएगा, एकदम ध्यान से देख रहिएगा। पूरा चैप्टर मैं आपको एकदम है ना एक वीडियोस में समझाने वाला था, कुछ लंबा हो गया तो मैं दूसरा वीडियोस लेके आऊंगा। एक वीडियोस, इस पहले वीडियोस को हम लोग देखते हैं कहां तक रोक पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बिल्कुल 1 से 2 वीडियो में पूरा चैप्टर समझा देने वाला हूं। अगर आप बिल्कुल धैर्य बना के रखेंगे तो, और ध्यान से बस समझते रहेंगे तो, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा बच्चों, एग्जाम के रिवीजन किया जा रहा है, ये चैप्टर आपको पढ़ा दी गई, रिवीजन किया जा रहा है, समझिए आप, है ना। अब देखिए बच्चों, अब है बच्चों, ठीक है, क्या क्या कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान, है ना, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो यह, ठीक है, यह किसी परमाणु, ठीक है ना, यह किसी परमाणु का, यह किसी परमाणु का द्रव्यमान, यह किसी परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करता है, ठीक है, जिसे किसी अन्य परमाणु के सापेक्ष में दिया जाता है, सापेक्ष में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो परमाणु द्रव्यमान है हमारा, यह किसी परमाणु का द्रव्यमान होगा, किसी परमाणु का द्रव्यमान होगा, है ना। और ये किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है बच्चों, वो सापेक्ष रूप में दिया जाता है। सापेक्ष का मतलब होता है किसी के अनुसार से दिया जाता है। पहली बार जो है जो बच्चों, पहली बार, ठीक है ना, पहली बार कब, पहली बार बच्चों जो परमाणु द्रव्यमान का इकाई, परमाणु द्रव्यमान का इकाई, ठीक है, जो था बच्चों, वो ऑक्सीजन के, परमाणु द्रव्यमान का जो इकाई था बच्चों, वह किसके आधार पर, ऑक्सीजन, किसके आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर, या फिर कहते उसके सापेक्ष में, है ना, ऑक्सीजन के आधार पर या उसके सापेक्ष में, है ना, आधार में दिया गया, उसके आधार में दिया गया या फिर उसके सापेक्ष में दिया गया। समझिएगा, आप बड़े हो चुके, 9th क्लास में आ चुके, समझिएगा, उसके सापेक्ष में दिया गया। क्या कि जो परमाणु द्रव्यमान का जो बच्चों इकाई था वो बराबर कर दिया गया, किससे, किससे, तो उस परमाणु का द्रव्यमान हमने कहा ना किसी के अनुसार से दिया गया, स्वतंत्र रूप से नहीं दिया गया कि ये लो परमाणु का द्रव्यमान, नहीं, बल्कि उस तत्व के सभी परमाणुओं का, कोई भी तत्व जो है बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने होंगे, बताया था मैंने आपको, तो उस तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का औसत, जो द्रव्यमान होता है अलग अलग परमाणु का जो द्रव्यमान होगा बच्चों, उसका औसत निकाल लीजिए। औसत कैसे निकालते पता है आपको, 9th क्लास में मैथ से पता है आपको कि हम लोग, कोई तत्व होगा बच्चों, वो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हुआ है, उन एक एक परमाणु का द्रव्यमान जो है ना, हम लोग उस सबको जोड़ देंगे और जितने संख्या में परमाणु थे उतने से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। ये बात समझ में आई, नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा। तो किसी तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का औसत, द्रव्यमान का बच्चों औसत लिया गया और इस औसत को गुना किया गया अनुपात से। किस अनुपात से, तो बच्चों ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान को किससे भाग किया गया बच्चों, 16 से। किससे किया गया, 16 से। तो जिस भी बच्चों, जिस भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है, परमाणु द्रव्यमान बताना है किसी भी तत्व का बच्चों, किसी भी तत्व का
परमाणु द्रव्यमान बताना है तो बराबर होता है उस तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का औसत और गुना में अनुपात किसके, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान और गुना में बटा में 16। ये होता है बच्चों, ये एक फॉर्मूला मिला मुझे, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला मिला क्या कि परमाणु द्रव्यमान का इकाई बराबर होता है किसके, किसके, तो इसको आप मिटा दीजिए और फिर आप बोलिए, ये देखिए किसके, तो बराबर होता है बच्चों परमाणु द्रव्यमान का इकाई बराबर होता है या फिर परमाणु द्रव्यमान जो है बच्चों वो बराबर होता है क्या कि उस तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान का औसत, है ना। एक परमाणु का द्रव्यमान आपको पता होगा, उन सबका जितने भी है ना तत्व जो हमारे जितने भी परमाणु से मिलकर के बने हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का औसत निकाल लीजिए और उसको गुना कर दीजिए ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान और उसको बटा में 16 से। या फिर बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1 बटा में 16 और गुना में ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो बच्चों हमने क्या कहा, पहले लिख दिया कि किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान जो है बच्चों जो किसी के अनुसार से दिया गया, यहां पर किसके अनुसार से दिया गया, ऑक्सीजन के अनुसार से दिया गया कि बच्चों ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया गया, उसको गुना कर दिया गया 1 बटा 16 से और उसको गुना कर दिया गया जिस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान बताना है आपको, उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो उस तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का औसत और गुना में इतना कर देंगे तो आप बच्चों किसी परमाणु के द्रव्यमान का इकाई निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगी, ठीक है ना, यूनिट निकल जाएगी। और बच्चों जो अब आपने इससे पहले यू देखा था बच्चों, हम लोग किसी भी है ना परमाणु का, ठीक है ना, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं दिखाते हैं, ग्राम में नहीं दिखाते हैं, बल्कि बच्चों इसको एटॉमिक मास यूनिट में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में दिखाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों AMU भी कहते हैं और जिससे बच्चों हम लोग U भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए एटॉमिक मास यूनिट, तो A, M और U, इसी AMU को बच्चों शॉर्ट में U कहा गया। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान बच्चों या फिर परमाणु के द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, या फिर बच्चों इकाई या फिर क्या मापने का संकेत, परमाणु के द्रव्यमान को किसमें मापते हैं बच्चों, U में, ठीक है। जैसे हम लोग चीजों को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में या फिर ग्राम में, तो पानी को किसमें मापते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में। उसी तरह से बच्चों परमाणु के द्रव्यमान किसमें मापते हैं, U में, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एकीकृत, एकीकृत, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत परमाणु, एटॉमिक का मतलब परमाणु, ठीक है, मास का मतलब बच्चों द्रव्यमान और यूनिट का मतलब इकाई, ठीक है। ये बोलते हैं बच्चों एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AMU, AMU को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग U। समझ में आई बात, बिल्कुल। तो बच्चों ये जो परमाणु द्रव्यमान का जो इकाई था वो इतना आ गया और इसका वैल्यू किस में आ जाएगा, ये बच्चों U में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, पकड़ पा रहे हैं मेरी बातों को, समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा दिया जाए इसे, बिल्कुल। देखिएगा बच्चों, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्या कि बच्चों सबसे पहले ऑक्सीजन के सापेक्ष में किसी परमाणु का द्रव्यमान बताया गया, लेकिन बाद में चल करके बच्चों, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, कब बोल रहा हूं मैं,
उसी 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना, इस 19वीं शताब्दी से पहले जो है बच्चों ऑक्सीजन के सापेक्ष में दिया गया। 19वीं शताब्दी के बाद जो है बच्चों वह किसी परमाणु का द्रव्यमान जो है किसी तत्व के, है ना, किसी भी तत्व के, है ना, तत्व के ओके परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान का जो बच्चों इकाई है वो दिया गया कार्बन के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? कार्बन के सापेक्ष में। दैट मीन्स हम लोग क्या कहने वाले हैं कि बच्चों कार्बन, और बच्चों कार्बन तत्व के भी अलग अलग परमाणु होते हैं। तो आपको कौन सा वाला परमाणु लेना है जिसका द्रव्यमान बच्चों 12 होता है, ठीक है। तो कार्बन 12 वाले परमाणु का द्रव्यमान और गुना में 1/12, ठीक है, और फिर गुना में, ठीक है बच्चों, यही वाली बात जो पहले लिखे थे, ठीक है, कि जिस तत्व का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है, उस तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का औसत, बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। अब बच्चों कार्बन 12 के सापेक्ष में निकाला गया किसी परमाणु के द्रव्यमान का इकाई। तो कार्बन 12 वाले परमाणु का द्रव्यमान गुना में 1/12। पहले बच्चों ऑक्सीजन ले रहे थे तो हम लोग 1/16 से कर रहे थे। इस बार कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन को 1/12 से गुना करेंगे। तो कार्बन 12 वाले परमाणु का द्रव्यमान गुना में 1/12 और गुना में उस तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान का औसत। यह भी समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों बाद में दिया गया, और बाद में दिया जाने के बाद ये जो दिया गया बच्चों, इसी के आधार पे अब तक जो है ना परमाणु द्रव्यमान की इकाई को दिया जाता है। तो आपसे बच्चों परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा तो किसी परमाणु का द्रव्यमान हुआ, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बच्चों या किसी दूसरे तत्व के सापेक्ष में दिया गया जो तत्व सबसे अधिक प्रसिद्ध था, जो सबसे पहले खोजा गया था, उसके अनुसार से दिया गया। तो ठीक बहुत पहले जो ऑक्सीजन के आधार पर दिया गया, लेकिन ठीक उसके बाद 19वीं शताब्दी में किसके आधार पर दिया गया? कार्बन के आधार पर दिया गया। याद रहेगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल मिटा दिया जाए। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है परमाणु किस अस्तित्व में होते हैं। यही है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों 3.2, ठीक है ना, 3.2.3 वाला टॉपिक होगा आपका, जिसका नाम होगा कि बच्चों परमाणु किस अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, किस अस्तित्व, ठीक है, किस अस्तित्व में होते हैं। यही है आपका सवाल, यही है आपका हेडलाइन। तो बच्चों किसी भी तत्व का परमाणु, चाहे जीवित तत्व है उसका परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु बच्चों तत्व के ही क्या होंगे? परमाणु होंगे, क्योंकि परमाणु एक जगह इकट्ठा हुआ तब जाके के एक तत्व बना। तो किसी भी तत्व का जो परमाणु है बच्चों, किसी भी तत्व का परमाणु वह स्वतंत्र नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र नहीं रहता है। तो किस अस्तित्व में होता है? वो बिल्कुल बंधे हुए अस्तित्व में होता है। ठीक है, आबद्ध होता है, वो बंधा हुआ होता है, स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है ना, किसी भी तत्व का परमाणु जो बच्चों वो स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, आबद्ध होता है। ओके, ठीक है, परमाणु क्या होता है बच्चों? वो बंधे होते हैं। ठीक है, परमाणु बंधे होते हैं। किसके साथ? अन्य परमाणु के साथ बंधे होते हैं। किसके साथ बनेंगे बच्चों? तो देखिए, आपको पता है कि परमाणुओं से मिलकर के, परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। परमाणुओं से बच्चों अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अणु का निर्माण होता है। अगला टॉपिक हमारा यही आने वाला है और वहां पर हम लोग यही परिभाषा देखने वाले हैं कि परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, परमाणु से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना परमाणु, ठीक है, परमाणु इकट्ठा हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा? अणु का। ठीक है ना, परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का। अब आप कहेंगे सर तत्व, आपने तत्व के में भी यही बोला। तो बच्चों जो तत्व है हमारा वो तो क्या है?
हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के जो अलग परमाणु है बच्चों, उस हाइड्रोजन के परमाणु को एक ही जगह लाके रख दिया गया, ठीक है ना। उसके द्रव्यमान का औसत निकाल लिया गया, ठीक है, तो वो बन गया तत्व। लेकिन यहां जो है बच्चों वो बहुत सारे परमाणु, ठीक है ना, एक ही प्रकृति के परमाणु बहुत सारे लेके रखे जाएंगे, तब जाके अणु का निर्माण होगा। और तत्व का निर्माण कब होगा? जब सभी प्रकार के जितने भी किसी एक तत्व का जितना भी परमाणु हो सकता है वो सभी आएंगे, इकट्ठा होंगे, उनके द्रव्यमान का औसत निकाला जाएगा, तब जाके तत्व का निर्माण होगा। लेकिन बच्चों अणु का निर्माण तो किसी एक ही प्रकृति का परमाणु भी अगर आ गया, किसी तत्व के सभी प्रकृति के परमाणु नहीं आए, बल्कि किसी एक तत्व के एक प्रकृति का परमाणु आ गया और वह बहुत सारे मात्राओं में आ गया, तो वो किसका निर्माण कर सकता है? अणु का। समझ पा रहे आप? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं बच्चों कि यह परमाणु एक दूसरे को आकर्षण बल से, कौन से बल से? आकर्षण बल से खींचे रहते हैं, आकर्षण बल से खींचे रहते हैं, ठीक है, आकर्षण बल से खींचे रहते हैं। ओके, खींचे रहते हैं, परमाणु एक दूसरे को आकर्षण बल से खींचे रहते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, जिसके कारण ये बंधे रहते हैं, एक दूसरे को क्या करता है? ये एक परमाणु दूसरे परमाणु को वो खींच करके रखता है, ठीक है। तो जिससे ये बंधे रहते हैं, जिससे ये बंधे रहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? बंधे रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों ये समझ में आ रही होगी। बंधे रहते हैं, आत्मिक स्वतंत्र तो नहीं होते हैं परमाणु। जो ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया, परमाणु बंधे होते हैं किसी अन्य परमाणु के साथ, किस बल के साथ? आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं, ठीक है। और दैट मींस की परमाणु मिल करके ये अणु का निर्माण कर देगा। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। ओके, समझ पा रहे हैं आप बात? उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।